Okay, morning, बच्चों. I hope you're doing well. So today we are going to start now endocrinology portion का फिजियोलॉजी पार्ट, और हम देखेंगे कि फिजियोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. आज पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को, थायराइड हार्मोन को, थोड़ा बहुत पैराथायराइड के हार्मोन को भी हम डिस्कस कर लेंगे. अभी जस्ट हम फिजियोलॉजी पे लाएंगे, हम पैथोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, जो पैथोलॉजी में कंडीशंस होती हैं इन हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से, राइट. सो अगर हम फिजियोलॉजी में जाए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और वो फर्दर किधर जा रहा है. दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड. अच्छा, अगर मैं इस स्लाइड को आपके सामने दोबारा से ओपन करूं, सो यू पीपल कैन सी द स्लाइड. कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस में, और कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है. आपकी ये हो गया हाइपोथैलेमिक हार्मोन सबसे ऊपर. फिर आपके पास नीचे आ जाते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन. फिर आपके पास आ जाते हैं जो हार्मोन को ये टारगेट करते हैं, जिस जगह को ये टारगेट करते हैं, राइट. सो अगर आप सबसे पहले देखें तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन के अंदर आपको क्या नजर आता है. आपको नजर आता है डोपामीन नजर आ जाता है, टीआरएच आ जाता है, थायराइड, जो आगे थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, सोमैटोस्टेटिन होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है. यानी जो हमारे पास बेसिकली इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स पड़े हैं ना, उनको रिलीज करने के लिए एक हार्मोन ऊपर होता है उससे. जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन पड़े हैं उनको डील करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक हार्मोन ऊपर पड़ा हुआ है हाइपोथैलेमिक ग्लैंड के अंदर, जो कि नीचे कंट्रोल मारता है. ओके. तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन के बारे में आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले सारे हार्मोन के बाद हम ये वाला हार्मोन डिस्कस करेंगे. जो आपके पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, उसमें टीएसएच, जो वो टीएसएच पे जाके एक्ट करता है. एक्चुअली जब आपके पास लेट्स सपोज थायराइड कम होगा, थायराइड हार्मोन कम होगा, T4 या T4 3 हमारे पास कम होगा, तो टीआरएच रिलीज होगा. सो ये टीआरएच हाइपोथैलेमस से जाके कहेगा ये इंक्रीज होगा, या हाइपोथैलेमस से जाके कहेगा कि हाइपोथैलेमस से नीचे जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि तुम टीएसएच प्रोड्यूस करो. ये टीएसएच प्रोड्यूस करेगा, टीएसएच नीचे जाएगा, जाके थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा. सो एक्चुअली थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगी, ये पीछे सिग्नल दोबारा भेजेंगे और वो टीआरएच की प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाएगा. टीआरएच की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो फिर उसके बाद टीएसएच की प्रोडक्शन फिर डिक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज हाउ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म actually going to happen, right. ओके, सो अगर आप देखो तो आपने ये थायराइड हार्मोन का पढ़ लिया कि थायरोट्रोपिन हार्मोन जो है उसने, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने हाइपोथैलेमस से कंट्रोल किया, टीएसएच को उसने जाके फिर कंट्रोल किया आगे थायराइड ग्लैंड को. अब जो एसीटीएच है, एसीटीएच ने आगे जाके क्या प्रोड्यूस करवाना होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करना है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके उसने कोर्टिसोल को रिलीज करवाना है. तो एसीटीएच को भी सिग्नल कोई देता है. एसीटीएच को कौन कौन सिग्नल दे सकता है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगी, प्रोप्रियो मेलानोसाइट जो होती है, प्रोप्लियो मेलानोकोटिन जो हमने पढ़ा था, उस पे एक्ट करेगी. प्रोप्लियो मेलानोकोटिन क्या बनाएगी, एसीटीएच बनाएगी और साथ एमएसएच बनाएगी, दोनों चीजें बनती है. इस वजह से हमने कहा था कि अगर सीआरएच ज्यादा एक्ट करेगी तो ज्यादा एसीटीएच और ज्यादा एमएसएच बनेगा. तो एसीटीएच जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स पे रिलीज करवाएगा कोर्टिसोल को, और एमएसएच क्या होगा, मेलानोसाइट पे एक्ट करके हाइपर पिगमेंटेशन करवाएगा. हाइपर पिगमेंटेशन. सो दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग. कोर्टिसोल इसको इनहिबिट कर सकता है और इसको भी इनहिबिट कर सकता है, ये इसका आगे डिपेंडेंट है. अच्छा, फिर ग्रोथ हार्मोन. अब जो ग्रोथ हार्मोन है, इसने बॉडी की ग्रोथ करवानी है, ये लिवर पे जाके एक्ट करता है. लिवर से क्या करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवाता है. अब जो ग्रोथ हार्मोन को जो काम कर रहा है, उस जो ऊपर हाइपोथैलेमस है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फेंकता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज करता है. उसके अलावा हमारे पास हाइपोथैलेमस में सोमैटोस्टेटिन भी पड़ा होता है. सोमैटोस्टेटिन, स्टेटिन रोकना, स्टैट करना, रोकेगा. मेटोस्टेटिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को रोकता है. सो मेटोस्टेटिन डिक्रीज करवाता है ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को, जीएचआरएच इंक्रीज कराता है हार्मोन प्रोडक्शन को. उसके अलावा आपके पास आ जाता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें उसको रिलीज करवाते हैं. और एफएसएच एलएच आगे जाके हमारे पास टेस्टिस से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाते हैं, ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाते हैं. वन इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो अबाउट इट कि जो ये सारे हार्मोन्स है ना,
ये नॉर्मली मतलब इस तरह से जाके डायरेक्ट उस पे एक्ट करेंगे। जो जीएनआरएच है ना, इसको क्या किस वे में काम करना होता है, कब ज्यादा अच्छा काम करता है, जब पल्सटाइल रिलीज हो। पल्सटाइल रिलीज ऑफ जीएनआरएच। अगर पल्सटाइल रिलीज होगा यानी थोड़ा थोड़ा करके पल्सेस की फॉर्म में ज्यादा कम पल्सटाइल रिलीज जब होता है ना, तब एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अगर आप जीएनआरएच की प्रोडक्शन पल्सटाइल ना करो, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ जीएनआरएच इनहिबिट एफएसएच एंड एलएच। दिस पॉइंट इज क्लियर, यू पीपल मस्ट हैव स्टडीड दिस पॉइंट एज वेल। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस डायग्राम में आपको आने चाहिए। जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स है, दैट शुड बी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। सो दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, प्लीज एवरीवन टेल, एवरीवन रिस्पॉन्ड। ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसको फर्दर आगे आके देखें, पीछे जाते हैं वापस, पीछे जा दोबारा जाते हैं, वहां पे हम देखें। एक तो ये हो गया। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो डोपामीन है ना, डोपामीन क्या करती है, ये प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। प्रोलेक्टिन रिलीज होना था इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और डोपामीन क्या करती है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से में प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन रोकती है। सो डोपामीन का नेगेटिव इफेक्ट है, अगर डोपामिन ज्यादा होगा तो प्रोलेक्टिन कम होगा, अगर डोपामिन कम होगा तो प्रोलेक्टिन ज्यादा होगा। और प्रोलेक्टिन क्या काम करता है, नॉन एंडोक्राइन फंक्शन करता है ब्रेस्ट पे। और ब्रेस्ट पे अगर प्रोलेक्टिन किसी में ज्यादा हो गया ना, तो वो मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा। अगर किसी मेल में भी ज्यादा हो गया या फीमेल में ज्यादा हो गया है, अनयूजुअल ज्यादा हो गया, तो ये गलेक्टोरिया कॉज करवा सकता है। इंक्रीज इन प्रोलेक्टिन कैन कॉज गलेक्टोरिया। हियर अप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अब इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, जो सारे हॉर्मोन्स है ना, ये क्या करवाते हैं, हाइपोथैलेमस से नीचे जाके इनकी प्रोडक्शन सारी इंक्रीज करवा रहे हैं। जो यूजुअल डोमिनेंट हार्मोन है, इसमें से भी जो डोमिनेंट हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा, जीएनआरएच भी, एफएसएच की प्रोडक्शन ज्यादा, एलएच की प्रोडक्शन ज्यादा, ये सारे ज्यादा करवा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डोपामीन ऐसा हार्मोन है जो प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन को कम करवा रहा है। लेट्स सपोज किसी बंदे का हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए, किसी बंदे का हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए, और वो पूछें कि एक बंदे का हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया है, देन विच इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज। तो क्या आंसर होना चाहिए, व्हाट विल बी द आंसर। अगर किसी का हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, दरमियान से कट गया है, तो कौन सा हार्मोन है जो कि इंक्रीज होना चाहिए। प्लीज एवरीवन टेल, दिस इज वेरी हाई एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओनली वन हार्मोन इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स क्या करवाते थे, नीचे वाले हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाते थे। तो जब हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान राब्ता कट जाएगा, तो सारे जो हार्मोन इंक्रीज हो रहे थे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ जो प्रोलेक्टिन है, जो कि डोपामीन इनहिबिट करा के प्रोलेक्टिन को कम कर रहा था, तो डोपामीन भी जब डैमेज हुआ तो प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। दिस पॉइंट इज क्लियर, एवरीवन प्लीज टेल, एवरीवन रिस्पॉन्ड, प्लीज बी क्विक इन द चैट सेक्शन। क्या ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया, दिस पॉइंट इज क्लियर, कि हाउ इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम क्वेश्चन, इफ दे आस्क इफ देयर इज अ सर्किट बिटवीन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इंटीरियर एंड हाइपोथैलेमस इज डिसरप्टेड, उसको तोड़ दिया जाए, तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा वो हार्मोन है जो कि ज्यादा हो जाएगा, दैट इज प्रोलेक्टिन। क्योंकि सिर्फ प्रोलेक्टिन ऐसा था जो जिसकी प्रोडक्शन ऊपर की नोटिस पे कम हो रही थी, बाकी सबकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी हाई फॉर द एग्जाम, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैंने बताया है। अब आप डिफरेंट हॉर्मोन्स देखते हैं जो कि आपके फर्स्ट एड के अंदर लिखे हुए हैं, जिस वे में, ये एक मैंने एक्स्ट्रा ऐड की थी जिससे आपको इजी हो जाएगा। अब ये वाले हैं, ये उसने रैंडम ऐड किए हुए हैं, तो आपको रैंडमली पता होने चाहिए। रैंडमली क्या क्या वो कहता है, एडीएच। एडीएच आपको पता है कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एडीएच का क्या काम होता है, वाटर की ऑब्जॉर्प्शन करना। एडीएच वाटर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, एक्वापोरिन्स लगाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर कलेक्टेड कलेक्टिंग डक्ट पे, और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो एडीएच है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी डायूरेसिस को रोकेगा, पानी को एब्जॉर्ब करके बॉडी में वापस लाएगा। सो एडीएच इज एक्चुअली इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर वाटर लाएगा। क्लिनिकल नोट है कि जो अल्कोहल है ना, वो क्या करती है, अल्कोहल जाके हमारा एडीएच लेवल को सप्रेस कर देती है, एडीएच की सिक्रीशन को कम कर देती है। सो अगर एडीएच की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो डायूरेसिस होने लग जाएगी।
डायोडेसिस इंक्रीज हो जाएगी। अगर एडीएच की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो डायोडेसिस इंक्रीज हो जाएगी। डायोडेसिस इंक्रीज होगी तो बॉडी से पानी बाहर निकलेगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो अल्कोहल जो लोग पीते हैं ना, उनमें पॉलीयूरिया होता है और डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि उनमें एडीएच की सिक्रीशन जो अल्कोहल होता है वो कम कर देता है जाके एक्ट करके। फिर आ जाता है कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन मैंने आपको पीछे बताया है। कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है एसीटीएच को। वो डायरेक्टली एसीटीएच नहीं प्रोड्यूस करता, असल में ऐसे होता है कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन काम एक्ट करता है प्रोप्रियोमेलेनोकोटिन पे। प्रोप्रियोमेलेनोकोटिन तीन चीजें प्रोड्यूस करता है, एसीटीएच, एमएसएच और एंड बीटा एंडोर्फिन। ओके, सो एसीटीएच भी ज्यादा होता है, एमएसएच भी ज्यादा, तो ये सीआरएच प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एसीटीएच, एमएसएच, बीटा एंडोर्फिन। और क्रोनिक ग्लूकोकोर्टिकोइड का अगर इस्तेमाल करोगे तो सीआरएच की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उसकी एग्जांपल ये है ना, नेगेटिव फीडबैक। अगर आप कंटिन्यूअसली स्टीरॉइड यूज करी जा रहे हो, कंटिन्यूअसली कोई बंदा है वो स्टीरॉइड यूज कर रहा है, कोर्टिसोल मतलब एक्सटर्नल ले रहा है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, बॉडी क्या करेगी, नेगेटिव फीडबैक से इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगी। नेगेटिव फीडबैक होगा ना, क्योंकि इसने प्रोडक्शन इंक्रीज करवानी थी, नेगेटिव फीडबैक से इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो कहेगी मेरे पास ऑलरेडी स्टीरॉइड हार्मोन्स है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओके, तो ये वो काम करेगी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर उसके बाद आपको किसी भी केस में सीआरएच अगर ज्यादा होता है, एमएसएच ज्यादा होगा, और एमएसएच ज्यादा होगा वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन होगी, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ कुशिंग डिजीज। और इसके अलावा एडिसन डिजीज में भी हो सकता है, क्योंकि एडिसन डिजीज में प्राइमरी जो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो उसके हार्मोन्स कम होते हैं, तो नेगेटिव फीडबैक जाता है, नेगेटिव फीडबैक कहता है कि मेरे पास हार्मोन्स कम है तो सीआरएच की प्रोडक्शन ज्यादा कर दो, तो वो सीआरएच की प्रोडक्शन ज्यादा कर देता है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं डोपामीन। डोपामीन के बारे में हमने पढ़ा था कि डोपामीन वाहिद हार्मोन है जो कि सप्रेस करने हैं काम। तो डोपामीन क्या सप्रेस करता है, मेनली प्रोलेक्टिन को प्राइमरीली सप्रेस करता है। उसके अलावा डोपामीन किस पे काम कर सकता है, टीएसएच को काम कर सकता है। इधर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ ऐड कर ले तो आपको भूलेगा नहीं, वो आगे आपने पढ़ लेना, लेकिन इधर करेंगे तो आपको, जो थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है ना, थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, वो जब इंक्रीज होता है तो वो टीएसएच की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है, प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। तो थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोलेक्टिन एज वेल एज इंक्रीजेस, किस किस की प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। बिसाइड्स दिस वो किस चीज की प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, टीएसएच की। ये आपको याद हो गया पॉइंट कि डोपामीन प्रोलेक्टिन और टीएसएच की प्रोडक्शन डिक्रीज करता है, और जो टी आर एच है, थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये इंक्रीज करता है। दीज आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे पूछते हैं। फिर डोपामीन के बारे में कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। डोपामीन प्रोलेक्टिन को इनहिबिट करता है, इनहिबिटरी फैक्टर है। डोपामीन एंटागोनिस्ट अगर दें, डोपामीन एंटागोनिस्ट जैसे एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, डोपामीन एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, डोपामीन एंटागोनिस्ट काम करते हैं, डोपामीन का लेवल कम करते हैं। अगर डोपामीन का लेवल कम होगा तो प्रोलेक्टिन का लेवल क्या होगा, प्रोलेक्टिन का लेवल इंक्रीज होगा। और प्रोलेक्टिन का लेवल अगर इंक्रीज होता है तो पेशेंट में क्या होता है, गलेक्टोरिया होता है, गलेक्टोरिया होता है ड्यू टू हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया। मेल के अंदर भी हो सकता है, फीमेल के अंदर भी हो सकता है, गलेक्टोरिया। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी फर्दर और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आगे हम अभी प्रोलेक्टिन में देखेंगे। अभी हम एक एक दो दो बेसिक पॉइंट देख रहे हैं, फिर जब इसको हम एक्सप्लोर करेंगे तो फिर हम एक्सप्लोर में बाकी भी देख लेंगे। फिर आ जाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आप ट्रीट करते हो एचआईवी एसोसिएटेड लिपोडिस्ट्रोफी को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, लिपोलिसिस करवा सकता है। जब लिपोलिसिस होती है तो लिपोडिस्ट्रोफी को आप मैनेज कर सकते हो, वो जो लिपिड एक्यूमुलेशन हो गया उसकी डिस्ट्रोफी को आप लिपोलिसिस करवाते हो, लिपोलिसिस से वो बेहतर हो जाती है। जीएनआरएच आपको पता है एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस करता है। जीएनआरएच प्रोड्यूस कैसे होना चाहिए, पल्सटाइल वे में। अगर पल्सटाइल जीएनआरएच रिलीज होगा तो एफएसएच और एलएच इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस जीएनआरएच प्रोड्यूस करते हो, कंटिन्यूस जीएनआरएच प्रोड्यूस करते हो, तो फिर एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन इनहिबिट होती है, फिर एफएसएच और एलएच की इनहिबिट होती है। इसलिए पल्सटाइल वे में थोड़ा थोड़ा करके पल्सटाइल वे के अंदर जीएनआरएच का रिलीज होना बड़ा जरूरी है। सो आप क्या कहते हो, जीएनआरएच क्या होता है, सप्रेस्ड बाय हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया। हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया, ज्यादा प्रोलेक्टिन लेवल जीएनआरएच को क्या करता है, इनहिबिट करता है। जीएनआरएच इज सप्रेस्ड बाय हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया।
अगर किसी में प्रोलेक्टिन का लेवल ज्यादा हो गया है, वो जीएनआरएच को इनहिबिट करेगा। वो क्या होगा, अगर किसी में लेट्स सपोज डोपामीन कम हुई है, डोपामीन से क्या होगा, कम होने से प्रोलेक्टिन ज्यादा होगा। प्रोलेक्टिन जब ज्यादा होगा, प्रोलेक्टिन ज्यादा होने की वजह से जीएनआरएच इनहिबिट होगा। इसलिए जब जीएनआरएच इनहिबिट हो जाएगा, प्रोलेक्टिन ज्यादा, जीएनआरएच कम, जीएनआरएच जब कम होता है ना, तो पेशेंट को क्या होता है, एमेनोरिया होता है, एमेनोरिया। ओके, एफएसएच और एलएच क्योंकि कम होगा तो एमेनोरिया हो जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि जीएनआर, यानी अगर कोई भी डिजीज जिसमें हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया हो गया, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया कैन कॉज एमेनोरिया इन दैट पेशेंट। वो इस वजह से क्योंकि वो जीएनआरएच को कम करता है। जी सप्रेस बाय, फिर आगे कहता है टॉनिक जीएनआरएच एनालॉग ल्यूप्रोलाइड सप्रेस द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस। वो यही कहना चाह रहा है कि अगर आप कंटिन्यूअसली टॉनिक, कंटिन्यूअस आप देते हो ना जीएनआरएच कंटिन्यूअस, तो वो एफएसएच और एलएच के लेवल को कम करता है। इसलिए आपने पल्सटाइल देना है। पल्सटाइल जीएनआरएच लीड्स टू प्यूबर्टी एंड फर्टिलिटी, यानी पल्सटाइल जीएनआरएच अगर आप देते हो तो वो अच्छा काम है। पल्स, अब देखो कंटिन्यूअस क्या है कि आप डेली सेम लेट्स सपोज डोज ले लो, 50 mg 50 mg 50 mg डेली सेम कंटिन्यूस जा रहा है। पल्सटाइल क्या, एक दिन 50 ली रोकी, अगले दिन 50 ली, एक दिन रोकी, एक दिन 50 ली, मतलब पल्सटाइल है, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम। तो पल्सटाइल वे में जीएनआरएच रिलीज होगा तो वो अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करवाएगा। प्लीज टेल मी हियर अप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द फिजियोलॉजी पोर्शन, राइट? इधर तक सब कुछ क्लियर है? एमएसएच के बारे में वो क्या कहते हैं, इंक्रीज मेलानोजेनेसिस, मेलानोसाइट्स से इंक्रीज करवाता है, मेलानोसाइट से मेलानोजेनेसिस। मेलानोजेनेसिस क्या करती है, हाइपर पिगमेंटेशन करवाती है कुशिंग डिजीज में। एज एमएसएच एंड एसीजीएच शेयर द सेम प्रिकर्सर, प्रोपियो मेलानोकॉटिन से दोनों बने होते हैं, जो मैं बार बार बता दिया। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आपको पता है दो काम करवाती है, एक तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है जब बेबी पैदा होने वाला होता है ड्यूरिंग द लेबर। उसके अलावा ये मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स कराती है इन रिस्पॉन्स टू द सकलिंग। जब बच्चा दूध पीना चाहता है, जब वो दूध पीता है तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स करवाती है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये आप लोग को होता है। सो ऑक्सीटोसिन उसके अलावा क्या करवाती है, मॉड्यूलेट करती है फियर को, एंजाइटी, सोशल बॉन्डिंग, मूड एंड डिप्रेशन, इसको बेहतर करने में हेल्प करवा देती है। प्रोलेक्टिन क्या कर रही है, प्रोलेक्टिन ज्यादा जब होती है, हमने कहा कोई मसले मसाइल होते हैं, प्रोलेक्टिन जब ज्यादा होगा तो क्या करेगा, जीएनआरएच को कम करेगा, हमने अभी पढ़ लिया है जी। इसलिए हमने कहा कि हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया का कॉज एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी थोड़ी देर के लिए करवा सकता है। प्रोलेक्ट प्रोलेक्टिन ज्यादा होगा तो ये मिल्क की लेक्टोजेनेसिस करवाता है, प्रोलेक्टिन ज्यादा, लेक्टोजेनेसिस प्रोडक्शन ज्यादा। तो जो क्या होता है लेक्टोजेनेसिस, इस वजह से गलेक्टोरिया हो जाता है पेशेंट में। अगर आप देखो पिट्यूटरी प्रोलेक्टिनोमा, जिन लोगों को पिट्यूटरी प्रोलेक्टिनोमा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वहां पे प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, जिन लोगों में पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है उनमें एमेनोरिया होगा, क्योंकि एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होगा। क्योंकि प्रोलेक्टिन क्या करेगा, जीएनआरएच की प्रोडक्शन डिक्रीज करवाएगा, ये डिक्रीज करवाने की वजह से एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। जब इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एमेनोरिया हो जाएगा पेशेंट को। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर वही वाले जो सारी चीजें, ओस्टियोप्रोसिस, हाइपोगोनेडिज्म, गुनेड प्रॉपरली गुनेड की डेवलपमेंट नहीं होगी, गलेक्टोरिया हो जाएगा क्योंकि प्रोलेक्टिन लेवल हमारे पास ज्यादा है, प्रोलेक्टिन गलेक्टोरिया कॉज करवा सकता है, ओस्टियोप्रोसिस हो जाएगी। अच्छा, जो फीमेल्स होती है ना, जब बच्चा पैदा होता है तब एक ना बड़ा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, क्योंकि जब बेबी पैदा हुआ ना उसके बाद जो प्रोलेक्टिन लेवल है ना, इट एक्चुअली एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे काम करता है। पुराने जमाने में जब कॉन्ट्रासेप्शन नहीं थी तो अल्लाह हैज मेड द निजाम इन सच अ वे कि ये एज अ कॉन्ट्रासेप्शन काम करे। वो कैसे काम करेगा, जब क्या होता है, जब फीमेल ब्रेस्ट फीड करती है, जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग रिलीज मोर प्रोलेक्टिन, क्योंकि आपको पता है प्रोलेक्टिन कैन कॉज ग्लेक्टोरिया, मिल्क प्रोडक्शन करवा सकती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से प्रोलेक्टिन लेवल इंक्रीज होता है। प्रोलेक्टिन लेवल जब फीमेल में इंक्रीज होता है, जब बेबी पैदा होता है उसको जब फीमेल ब्रेस्ट फीड करवाती है, प्रोलेक्टिन इंक्रीज हुआ, what going to happen, GnRH going to be decreased, GnRH डिक्रीज होगा, LHS, LH और FSH डिक्रीज, LHFSH डिक्रीज होगा, एमेनोरिया। और क्या बेसिकली पोस्टपार्टम ओव्यूलेशन नहीं होगी, पोस्टपार्टम ओव्यूलेशन नहीं होगी। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो दोबारा से प्रेगनेंसी नहीं होगी जब तक वो बेबी को दूध पिला रही है। सो दैट इज हाउ ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन ये काम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Natural contraception, higher concept, you can be asked in different way. The hormone which is involved is prolactin.
सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को, टीएसएच को कम करता है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। टीआरएच का मैंने बताया था, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है, वो टीएसएच को ज्यादा करता है, साथ प्रोलेक्टिन को भी ज्यादा करता है। टीआरएच हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपो और पैराथायरॉयडिज्म में ज्यादा हो जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या होगा, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसमें आपके मसला कहाँ पे हो, थायराइड ग्लैंड में मसला होगा, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही काम नहीं कर पा रहा है तो सेकेंडरी थायरॉयडिज्म है। अगर आपका टीएसएच लेवल कम होगा, T3 T4 कम होगा तो टीआरएस ज्यादा होगा। यानी इन शॉर्ट, अगर आपका थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, प्राइमरी साइड काम नहीं कर रही तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपका सेकेंडरी साइड जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो काम नहीं कर रहा तो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे तो क्या सिग्नल हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि ये ना इंटीरियर काम कर रहा है ना थायराइड काम कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस ऊपर से क्या करेगा, टीआरएच की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो जब टीआरएच की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोलेक्टिन की एक्सक्रीशन भी इंक्रीज होगी, तो ग्लेक्टोरिया, यानी जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं ना, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट, उनमें ग्लेक्टोरिया होने के चांसेस होते हैं। मुझे बताएं कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? एवरीथिंग इज क्लियर हेयर अप टिल नाउ? प्लीज एवरीवन रिस्पॉन्ड हियर इन द चैट सेक्शन। Here up till now everything is clear, right? सो ओके, तो यहाँ तक आप लोग बता दें कि ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। इन केस ऑफ एनी क्यूरी ऑफ द क्वेश्चन आई विल रिजॉल्व एट द एंड। यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई है ऑलमोस्ट, वो बता दें। ओके, सो बाकी सब भी जल्दी जल्दी काइंडली रिस्पॉन्ड करते जाएं। फर्दर कोई क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह आई एट द एंड डिस्कस करते हैं उसको। अब सीआरएच जो है वो आपने देख लिया, एसीटीएच प्रोड्यूस करता है, जीएनआरएच आपको पता है, एलएचएस एफएसएच करता है, टीआरएच आपको पता है टीएसएच करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन करता है, डोपामिन प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, यही हमने पढ़ा था। ये एसिडोफिलिक हमारे पास हार्मोन्स के नेम है, ये बेजोफिलिक होते हैं। ओके, ये यहाँ तक आई होप यू पीपल आर क्लियर। सो ये हमने पढ़ लिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करवाता है, जीएनआरएच एलएच और एफएसएच रिलीज करवाता है। जो एलएच होता है, एलएच हमारे पास क्या करता है, ठीक टेस्टिकुलर लेडिंग सेल्स पे जाके काम करता है और एंड्रोजन प्रोड्यूस करवाता है, यानी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है एलएच। ओके, ओवेरियन थीका इंटरनल सेल्स पे ही एक्ट करता है फीमेल में। एफएसएच क्या करता है, ये एफएसएच ग्रेनुलोजा सेल पे काम करता है और टेस्टिकुलर सेटोली सेल्स के ऊपर काम करता है, सेटोली सेल्स के ऊपर। और क्या करवाता है, इनहिबिन और एरोमाटेज बनाता है। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। थायराइड ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्या करवाता है, डोपामीन और कॉर्टिकोट्रोपिन, ये सब हम अभी कर चुके हैं। नाउ वी मूव टू द ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन का अगर ये सर्किट देखें ना, दिस सर्किट इज गोइंग टू कवर एवरीथिंग। आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कब होगा और कब कम होगा। जब सोते हैं ना, इसलिए जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा देर सोते हैं, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। बच्चों की ग्रोथ के लिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो बच्चे, अगर प्रॉपर बच्चों की नींद ना पूरी हो तो उनकी ग्रोथ रुक सकती है, स्टंट हो सकती है। सो स्लीप इज वन ऑफ द फैक्टर विच इंक्रीज द ग्रोथ। उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है डिफरेंट वेज में। स्ट्रेस में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। प्यूबर्टी में आपको पता है प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ होती है तो ये होता है। और एक्सरसाइज से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, एंड एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, दैट्स व्हाई। जबकि एजिंग एजिंग जब होती है तो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ओबेसिटी स्टंट द ग्रोथ, एजिंग करवा सकता है ज्यादा। हाइपरग्लाइसीमिया भी एजिंग ज्यादा करवाता है पेशेंट की, तो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है। सो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जब ज्यादा होती है ना तो ये काम करती है, एक तो IGF-1 की प्रोडक्शन करवाती है और ये सारा ना मतलब कंट्रोल करेगा GHRH को। उसके अलावा ये बोन में क्या करवाएगी, अमाइनो एसिड अपटेक, प्रोटीन सिंथेसिस, DNA RNA सिंथेसिस, सब हर चीज की सिंथेसिस करवाती है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। उसके अलावा अमाइनो एसिड की अपटेक करवाती है, प्रोटीन अमाइनो एसिड की अपटेक करवाती है, प्रोटीन की अपटेक करवाती है, ग्लूकोज की अपटेक को डिक्रीज करती है। ग्लूकोज की अपटेक को अगर डिक्रीज करेगी तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि ग्लूकोज अगर सेल के अंदर जाता है तो वो हाइपो करवा देगा ना, क्योंकि ग्लूकोज नॉर्मली क्या होता है, सेल के बाहर पड़ा होना चाहिए, सेल के बाहर पड़ा होता है। तो ये ग्लूकोज की अपटेक को डिक्रीज करती है। इसलिए अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा, वो सेल के अंदर
ग्लूकोज की अपटेक को डिक्रीज करेगा, और ग्लूकोज की अपटेक सेल के अंदर जब डिक्रीज होगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा. सो एक्चुअली दिस इज हैपनिंग. Also called somatotropin hormone secreted by anterior pituitary gland, ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात हो रही है. फिर वो कहते हैं स्टिमुलेट लीनियर ग्रोथ एंड मस्कुलर मैस, मसल मैस की इंक्रीज करता है और लीनियर ग्रोथ इंक्रीज करता है. IGF-1 जिसको सोमेटोस्टेरिन सी भी कहते हैं, जो लिवर से प्रोड्यूस होता है. अच्छा, इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबेटोजेनिक, इंसुलिन को काम नहीं करने देता ये. इंसुलिन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है इंसुलिन की रेजिस्टेंस. इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना. इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजती है. और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज की अपटेक सेल के अंदर जाने नहीं देता. ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज की अपटेक को डिक्रीज करता है. सो इस वजह से एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन वो क्या कह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा ना तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाएगी, इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंसुलिन अंदर भेजती है ग्लूकोज को. फिर उसके बाद आता है रिलीज इन पल्सेस इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से ये पल्सेस की फॉर्म में ये भी इंक्रीज हो रहा है. सिक्रीशन कब ज्यादा होती है, स्लीप में, हाइपोग्लाइसीमिया, स्ट्रेस, प्यूबर्टी हमने पढ़ लिया है. सिक्रीशन डिक्रीज कब होती है ये भी हमने पढ़ लिया है. फिर एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर अडल्ट के कब हो सकती है, पिट्यूटरी एडिनोमा. पिट्यूटरी एडिनोमा में इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स इंक्रीज हो सकते हैं. ओके. और उसके अलावा अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो ये अडल्ट में क्या करवा सकती है, एक्रोमेगैली, और बच्चों में क्या करवा सकती है, गाइगेंटिज्म. ओके, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए. ग्रोथ हार्मोन के बारे में 5-7 इंपॉर्टेंट बातें हैं. हियर अप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? यहां तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया. अगर अब आगे मूव करते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, वेरी हाई, ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में आपको पता होना चाहिए. क्या करते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, वाटर की ऑब्जॉर्प्शन करता है. वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगा. एब्जॉर्प्शन करेगा तो क्या होगा, ये किडनी पे आगे जो आपके पास ट्यूब्यूल्स होते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, वहां पे ये वाटर की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, यानी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करता है. वाटर की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा ना तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा. यूरिन कंसंट्रेटेड होगा यानी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज करेगा. ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज, जितना कंसंट्रेटेड यूरिन उतनी ऑस्मोलैलिटी ज्यादा. ये एडीएच यूरिन की ऑस्मोलैलिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि यूरिन कंसंट्रेटेड आता है. यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज्ड बाय एडीएच. और उसके अलावा अगर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी देखें, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज बाय इंक्रीज इन एडीएच. दिस पॉइंट इज क्लियर, प्लीज एवरीवन टेल मी. ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एडीएच जब ज्यादा होगा, ज्यादा वाटर अब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी यूरिन की. जब ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, ज्यादा ऑस्मोलैलिटी होती है यूरिन की. ओके. जब एडीएच ज्यादा रिलीज होगा, ज्यादा वो वाटर अब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा वाटर ब्लड के अंदर आ जाएगा, और जो ब्लड है, जो सीरम है, उसकी ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज कर जाएगी. प्लीज टेल मी दिस पॉइंट इज क्लियर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी टेस्टेड इन डिफरेंट एग्जाम्स. उसमें वो एडीएच का टेस्ट करके डिफरेंट एग्जाम में पूछेगा. ये हमारे पास हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में. रेगुलेट क्या करता है, ब्लड प्रेशर थ्रू V1, हमने पढ़ा हुआ है. एडीएच वेजोप्रेसिन भी आप इसको कहते हैं. इट कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन, वेजोकंस्ट्रिक्शन, और इसके अलावा वाटर की ऑब्जॉर्प्शन, सीरम ऑस्मोलैरिटी. तो वेजोप्रेसिन के तौर पे एज अ V1 पे एक्ट करेगा तो वेजोप्रेसिन की तरह एक्ट करेगा, वेजोकंस्ट्रिक्टर. अगर V2 पे एक्ट करेगा तो एक्वापोरिन के थ्रू वाटर की ऑब्जॉर्प्शन. प्राइमरी फंक्शन इज सीरम ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन. एडीएच डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी, इंक्रीज उस यूरिन ऑस्मोलैरिटी. मैंने आपको यही बताया कि जब एडीएच ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, यूरिन जब कंसंट्रेटेड होगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी. ओके. ये आपने पढ़ लिया. एडीएच लेवल को क्या होगा, दो तरह के डायबिटीज इंसिपिडस आप पढ़ते हो. एडीएच लेवल, दो तरह के डायबिटीज इंसिपिडस है. डायबिटीज इंसिपिडस में बहुत ज्यादा वाटर बॉडी से बाहर निकलता है, यानी एडीएच काम जब ना कर पा रहा हो तो ज्यादा वाटर बॉडी से बाहर करेगा. डायबिटीज इंसिपिडस सेंट्रल हो सकता है, और आपके पास नेफ्रोजेनिक हो सकता है. सेंट्रल कॉज क्या होगी, जब एडीएच की प्रोडक्शन कम हो जाए. सेंट्रल कॉज होगी जब एडीएच की प्रोडक्शन कम हो जाए. एडीएच प्रोडक्शन डिक्रीजेस, जब एडीएच कम प्रोड्यूस होगा और कम वाटर ऑब्जॉर्ब होगा, ज्यादा वाटर यूरिन के थ्रू बाहर चल जाएगा. नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, एडीएच नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, एडीएच नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, बट जो V2 रिसेप्टर्स जिनके ऊपर इसने जाके लगना था
वो रिसेप्टर पे ये जाके लग नहीं पा रहा। तो यानी अगर एक पेशेंट में एडीएच नॉर्मल हो, स्टिल उसको बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा हो, तो इसका मतलब है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। लेकिन एक पेशेंट है, उसका एडीएच लेवल, उसको बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, लेकिन उसका एडीएच लेवल अगर कम है तो इसका मतलब है ये सेंट्रल है, यानी उसका एडीएच प्रोड्यूस ही कम हो रहा है। प्लीज टेल मी हियर अप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीवन कमेंट इन द चैट सेक्शन, दिस पॉइंट इज क्लियर? सब चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बता दे, जल्दी जल्दी से बताएं। ओके, क्लियर हो गया। एडीएच लेवल, एडीएच लेवल इज डिक्रीज इन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस वो कंडीशन होती है जिसमें ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है, ज्यादा यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। एडीएच का क्या काम होता है? वाटर की ऑब्जॉर्प्शन करना। अगर एडीएच कम है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच कम होता है, ओके, उसमें वाटर ज्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा, वाटर की एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। ओके, फिर आ जाता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच यहाँ नॉर्मल होगा या ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। लेकिन एडीएच तो है हमारे पास, लेकिन एडीएच ने जिस रिसेप्टर पे काम करना है वो उस रिसेप्टर पे काम ही नहीं कर पा रहा, तो हमें क्या फायदा है ऐसे एडीएच का? एडीएच हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन जिस रिसेप्टर पे काम करना है वो काम ही नहीं कर पा रहा। ये इसी तरह है कि आपके पास एक 3 स्विच शू है, आपने जिस सॉकेट पे लगाना है उसमें दो शू लग सकते हैं, तो आप थ्री वाला उसमें फिट कैसे करोगे? फिट ही नहीं हो पाएगा। तो सेम यही केस है, एडीएच हमारे पास है, लेकिन एडीएच ने जिधर जाके काम करना था वो काम करने वाली जगह ही नहीं सही, वो उस रिसेप्टर पे लग ही नहीं पा रहा। तो एडीएच का फंक्शन, एडीएच प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो सिम्टम्स देगा जो कि एडीएच कम होने की वजह से होते हैं, क्योंकि एडीएच अपना काम ही नहीं, एडीएच पड़ा हुआ है लेकिन नॉन फंक्शनल पड़ा हुआ है। ओके, सो वो नेफ्रोजेनिक होता है। इसलिए जो डेस्मोप्रेसिन होता है ना, एडीएच एनालॉग, वो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस में यूज होता है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस क्या था? जब एडीएच की प्रोडक्शन कम होती है, सेंट्रली कम होती है, ऊपर मेन सेंटर से कम होती है, एडीएच की कम हुई तो आपने बाहर से डेस्मोप्रेसिन दे दिया। डेस्मोप्रेसिन क्या करता है? एडीएच वाला ही काम करता है, और उसकी वजह से सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का ट्रीटमेंट है। उसके अलावा नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस जो रात को यूरिनेशन हो जाती है, उसमें ये काम होता है, रात को दे दोगे तो ये वाटर की ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा, यूरिन कम प्रोड्यूस होगा, रात को यूरिनेट नहीं करेगा पर्सन। वेजोप्रेसिन इज मोस्ट पोटेंट वेजोप्रेसर दैट कैन बी यूज टू इंक्रीज द ऑर्गन सेप्टिक शॉक। अब जो सेप्टिक शॉक होता है ना, आपको पता है सेप्टिक शॉक के अंदर वेजोडाइलेशन होती है पूरी बॉडी में। सेप्टिक शॉक में वेजोडाइलेशन हुई होती है बॉडी में। तो जो वेजो प्रेशर होता है ना, वेजो प्रेशर इज एक्चुअली अ वेजो कंस्ट्रिक्टर। तो वेज आपको जो बॉडी में डायलेशन हुई है वो मसला करवाती है सेप्टिक शॉक में। तो आपने बॉडी में अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाने की ट्राई करनी है तो आप वेजो प्रेसिन देते हो। सो वेजो प्रेसिन इज ऑल्सो यूज इन द केस ऑफ द सेप्टिक शॉक। सो दिस इज अबाउट एडीएच। नाउ वी मूव टुवर्ड द प्रोलेक्टिन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हम ऑलरेडी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन को कौन रोक के रखता है? डोपामीन रोक के रखता है। प्रोलेक्टिन को डोपामीन रोक के रखता है। सिक्रीटेड प्रोलेक्टिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। स्ट्रक्चरली होमोलोगस टू ग्रोथ हार्मोन कह दो। फंक्शन क्या? स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलेक्टिन का क्या काम है? मिल्क प्रोडक्शन करवाता है ब्रेस्ट में, इनहिबिट करवाता है ओवुलेशन इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल बाय इनहिबिटिंग जीएनआरएच। हमने क्या किया था? हमने कहा था जब प्रोलेक्टिन ज्यादा होगा तो जीएनआरएच कम होगा, जीएनआरएच कम होगा तो एलएचएस और एफएसएच कम होगा। जो एलएच और एफएसएच कम है, ये अगर कम होगा तो जो मेल है और जो फीमेल है उसमें क्या होगा? एमेनोरिया होगा और ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी। जो मेल है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस कम होगी, इनफर्टिलिटी के साथ पेशेंट आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रोलेक्टिन के बारे में बता रहा है। ओके फिर उसके बाद वो बताता है अगर प्रोलेक्टिन ज्यादा होगा ना तो लिबिडो कम होगी। मेक सेंस? प्रोलेक्टिन ज्यादा, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन कम, एलएच और एफएसएच कम। एलएच और एफएसएच जब कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन कम, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स में कम। दोनों जब कम होते हैं तो मेल में भी लिबिडो कम, फीमेल में भी लिबिडो कम। दिस इज हाउ लिबिडो विल डिक्रीज। रेगुलेशन क्या है? प्रोलेक्टिन secretion फ्रॉम इंटीरियर इज टोनिकली इनहिबिटेड बाय डोपामीन फ्रॉम द ट्यूबुलर इन्फ्लेंट्रिकुलर पाथवे फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जो हमने पढ़ा था कि डोपामीन प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में, जिसने प्रोलेक्टिन को रोक के रखा हुआ है। अगर ऊपर हमारे पास ये हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाता है तो प्रोलेक्टिन अनयूजुअल इंक्रीज हो जाएगा।
सो वो कहते हैं प्रोलेक्टिन इन टर्न इनहिबिट इट्स ओन सिक्रीशन बाय इंक्रीज डोपामिन सिंथेसिस। अच्छा, प्रोलेक्टिन जब होता है ना, प्रोलेक्टिन बेसिकली अपनी सिक्रीशन को प्रोलेक्टिन रोक के रखता है। ओके, TRH इंक्रीज प्रोलेक्टिन सिक्रीशन एग्जांपल इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने आपको बता दिया था जो थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है, थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, वो दो काम करता है। एक वो प्रोलेक्टिन को कम वो ज्यादा करता है, और एक वो TSH को ज्यादा करता है। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर TRH ज्यादा हो जाए, जैसे सेकेंडरी या प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 कम होगा। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, वो हाइपोथैलेमस से कहेगा कि यार मैं कम हूं तो कुछ करो, तो हाइपोथैलेमस TRH की प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। अगर लेट्स सपोज TSH कम है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है कि यार हाइपोथैलेमस कुछ करो मैं कम हूं, तो TSH जब कम था तो हाइपोथैलेमस का पास जाएगा, TRH ज्यादा करवाएगा। TRH जब ज्यादा होता है तो वो प्रोलेक्टिन को भी ज्यादा करता है और TSH को भी ज्यादा करता है। सो सेकेंडरी और प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म जो आपने पढ़ा है, उसके केस में इस रीजन की वजह से जो प्रोलेक्टिन का लेवल है वो इंक्रीज होता है। डोपामिन है स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन द प्रोलेक्टिन रेगुलेशन देन TRH, यानी प्रोलेक्टिन को मेन जो होल्ड है ना वो डोपामिन का ही चलना है। इसलिए डोपामिन का अगर एगोनिस्ट देते हो, जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन और कार्बोगलिन इनहिबिट प्रोलेक्टिन सिक्रीशन, डोपामिन अगर देते हो तो वो प्रोलेक्टिन को कम करेगा एंड कैन बी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलेक्टिनोमा। अगर किसी को प्रोलेक्टिनोमा है, प्रोलेक्टिनोमा में क्या होगा, प्रोलेक्टिन का लेवल ज्यादा है, तो आप उसको डोपामिन दे दो, डोपामिन क्या करेगा, प्रोलेक्टिन का लेवल कम कर देगा। वन थिंग, डोपामिन एंटागोनिस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, डोपामिन एंटागोनिस्ट जो होते हैं मोस्ट एंटीसाइकोटिक्स एंड जैसे मीटोक्लोप्रामाइड जो होता है, ये डोपामिन एंटागोनिस्ट है। डोपामिन एंटागोनिस्ट प्रोलेक्टिन को ज्यादा करेंगे। ओके, एंड एस्ट्रोजन ओसीपीज और प्रेगनेंसी स्टिमुलेट प्रोलेक्टिन सिक्रीशन। प्रेगनेंसी और ओसीपीज प्रोलेक्टिन की सिक्रीशन इंक्रीज करती है। प्रेगनेंसी में भी आपको पता है प्रोलेक्टिन इंक्रीज होता है, फिर जब बेबी पैदा होता है वो प्रोलेक्टिन इंक्रीज करेगा जब वो ब्रेस्ट फीड करवाएंगी। जब ब्रेस्ट फीड करवाती है प्रोलेक्टिन ज्यादा होता है, GnRH कम होता है, LH कम होता है, FSH कम होता है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन इन द फीमेल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, हायर कोर्टिको सेंटर से डोपामीन प्रोड्यूस हो रहा है। डोपामीन क्या करवा रहा है, पिट्यूटरी की प्रोडक्शन को इनहिबिट करवा रहा है, और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करवाता है, इसको इंक्रीज करवाता है। ये हमने पढ़ लिया है। तो प्राइमरी सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या करवाते हैं, TRH से कहते हैं कि यार कुछ करो, TRH क्या करता है, वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होता है तो वो प्रोलेक्टिन को ज्यादा करता है। प्रोलेक्टिन का फर्दर काम देखो, प्रोलेक्टिन आपने देखा है कि GnRH को कम करवाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम करवाता है, FSH LH जो है वो कम होता है, ओवुलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। किसी की प्रेगनेंसी होती है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन प्रोलेक्टिन को इंक्रीज करवाता है। रीनल फेलियर क्या करता है, रिड्यूस, किसी को रीनल फेलियर है ना, प्रोलेक्टिन बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर प्रोलेक्टिन ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन जो है प्रोलेक्टिन करवाता है। जब बेबी दूध पीता है तो फिर वही सारा प्रोसेस होता है जो मैंने बताया है, और उसकी वजह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन होती है। मुझे बताएं कि यहाँ तक क्लियर हो गया, एवरीवन इज क्लियर हेयर अप टिल नाउ? एवरीवन बी क्विक, बी रिस्पॉन्सिव, बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया। ये क्लियर हो गया ना सबको? सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ इंटरलिंक हो रहा है ना, एवरीथिंग इज। तो ये एक इंपॉर्टेंट वेरी हाई, डोपामीन इनहिबिट प्रोलेक्टिन। और फिर आपको पता है प्रोलेक्टिन क्या कहते हैं, स्टिमुलेट प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट फीड। डोपामीन इनहिबिट प्रोलेक्टिन सिक्रीशन। द पिट्यूटरी स्टाक इज सर्व, हम मैंने बताया पिट्यूटरी स्टाक अगर टूट जाए, तोड़ दी जाए, हाइपोथैलेमस का उससे तोड़ दिया जाए, तो डोपामीन का लेवल क्या होगा, तो डोपामीन का लेवल कम हो जाएगा और प्रोलेक्टिन इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज वेरी हाई एंड आस्क इन डिफरेंट एग्जाम क्वेश्चन, ये याद रखना है। नाउ वी मूव टू अदर थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन बड़ा कॉमन हार्मोन है, आपको पता है T3 T4 होते हैं। इसके बारे में 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए स्टार्ट से पहले। आपको पता होना चाहिए T3 इज एक्टिव फॉर्म। आपके T3 एक्टिव फॉर्म होती है। जो पेरीफ्री में आपके जाके थायराइड हार्मोन एक्ट करता है वो एज अ T3 करता है। जो ज्यादा फॉर्म होती है T4 इज मोर, ज्यादा फॉर्म जिसमें थायराइड हार्मोन प्रेजेंट होता है वो T4 होता है। तो एक्चुअली आपको याद करना है T4 कैन बी कन्वर्टेड इनटू T3 और R T3, बट R T3 रिवर्स T3 में कन्वर्ट हो सकता है, बट T3 कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू T4। दिस इज इंपॉर्टेंट। T4 T3 में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन T3 T4 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये आपको याद करना है। Okay, T3 can be converted, cannot be converted to T4, but T4 can be converted to T3. Yeah, T3 is the most active form.
और जो बॉडी में ज्यादा फॉर्म पड़ी होती है वो T4 पड़ी होती है। दिस इज टू टू T3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ओके, इफ वी सी दिस डायग्राम, तो डायग्राम के अंदर हम देखते हैं फॉलिकुलर ल्यूमिन जो थायराइड का है। अच्छा, थायराइड फॉलिकल्स के अंदर यहाँ पे सोडियम और आयोडाइड सिम्पोर्टर लगे हुए हैं, सिम्पोर्टर से आयोडाइड आया। आयोडाइड आयन जो आता है ना, ये ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन जब आयोडाइड आयन की होती है तो I2 बनता है। दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, थायराइड पर ऑक्सीडेज इसमें भी यूज हो गया। ऑक्सीडेशन के बाद जो आयोडाइड आयन है वो Tg के साथ अटैच होता है, तो वो दो चीजें बना सकते हैं, डीआईटी बना देगा, एमआईटी बना देगा। डीआईटी के अंदर थायराइड के दो होते हैं और एमआईटी के अंदर एक थायराइड होगा। तो ये आपके पास ऑर्गेनिफिकेशन है। जब आयोडाइन थायरोग्लोबुलिन के साथ मिलते हैं तो आयोडीनेशन होती है। ओके, ऑर्गेनिफिकेशन, सॉरी, ऑर्गेनिफिकेशन होगी। ऑर्गेनिफिकेशन के बाद जब डीआईटी और एमआईटी बने, डीआईटी और एमआईटी को जब कंबाइन करोगे, यानी T2 को T1 से कंबाइन करोगे तो T3 बनेगा, और T2 को T2 से कंबाइन करोगे तो T4 बनेगा। यानी बेसिकली डीआईटी में दो टी होते हैं ना, डीआईटी प्लस डीआईटी मेक T4, डीआईटी प्लस एमआईटी फॉर्म T3। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट? दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ये आपको बस पता होना चाहिए, ये कपलिंग होगी, इनकी कपलिंग आपस में कटी, डीआईटी को एमआईटी से मिला दिया, डीआईटी को डीआईटी से मिला दिया, कपलिंग होगी। उसके बाद ये आपके पास बन गया, ये थायरोग्लोबुलिन हार्मोन यहाँ से रिलीज करके उसने T3 T4 में किया, ज्यादातर T4 में रिलीज होगा। T4 आपके पास सेल पे जाएगी जहां पे उसने एक्ट करना है। T4 वहां पे जाके 5D आयोडीनेस उसको T3 और RT3 में कन्वर्ट करेगा। यानी T4 कन्वर्ट इनटू T3 और RT3 इन द ऑर्गन जहां पे उसने एक्ट करना होता है, जिस जगह पे उसने एक्ट करना होता है वहां तक T4 में ट्रांसपोर्ट होती है और वो जाके T3 में कन्वर्ट होती है। T4 को T3 में कन्वर्ट करने वाला 5D आयोडीनेज होता है। ये आपको पूरा पाथवे फिजियोलॉजी वाला पता होना चाहिए कि सबसे पहले सिम्पोर्टर होते हैं, आई नेगेटिव आयोडाइड आइन होता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होने के बाद ये थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच होता है, थायरोग्लोबुलिन के साथ आयोडाइड अटैच होकर डीआईटी और एमआईटी बना देता है। डीआईटी और एमआईटी जो बन गया है इसको आप ऑर्गेनिफिकेशन कहते हो। फर्दर डीआईटी और एमआईटी अब आपस में प्लस होंगे, डीआईटी प्लस डीआईटी हमारे पास बना देगा T4, डीआईटी प्लस एमआईटी आपको प्लस बना देगा T3। दिस इज कपलिंग, या कपलिंग होगी। फिर उसके बाद ये फर्दर क्या रिलीज करेंगे, अपने में से T4 रिलीज करेंगे, ज्यादातर मेनली T4 रिलीज करेंगे। वो एंड ऑर्गन पे जाएगा, वहां पे T4 T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, RT3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद ये उस ऑर्गन सिस्टम पे जाके एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज वेरी हाइड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दिस स्टेप्स, बिकॉज दिस स्टेप्स आर आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि T4 को T3 में कन्वर्ट करता है 5D आयोडीनेज, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि थायराइड पेरोक्सीडेज है वो जो ऑर्गेनिफिकेशन कपलिंग का सेक्टर करवा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए थोड़े से एंजाइम्स के बारे में। अब इसको अगर हम रीड करते हैं तो इसमें यही बातें होंगी, थायराइड प्रोड्यूसेस T3 and T4 आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन कंट्रोल द बॉडी मेटाबॉलिज्म। फॉलिकल्स में से 5D आयोडीनेज कन्वर्ट T4, मैंने कहा द मेजर प्रोजेक्ट कौन सा, T4 उसको कन्वर्ट करता है T3 में 5D आयोडीनेज टू T3 इन पेरिफेरल टिश्यू, जहाँ पेरिफेरल टिश्यू में उसको काम करना है वहां पे वो कन्वर्ट कर देगा। पेरिफेरल कन्वर्जन इज इनहिबिटेड, पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट कौन कौन कर सकता है, बीटा ब्लॉकर। दैट्स व्हाई आप हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में प्रोपेनोलोल देते हो। बीटा ब्लॉकर आर यूज्ड टू इनहिबिट द टी कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। T3 इज एक्टिव फॉर्म, अगर टी फॉर्म है T4 ऑलमोस्ट इनएक्टिव है, ऑलमोस्ट इनएक्टिव है। तो अगर आप T4 से T3 की कन्वर्जन को रोक देते हो तो आप क्या करोगे, हाइपरथायरॉयडिज्म को प्रिवेंट कर सकते हो। सो T4 से T3 की जो कन्वर्जन होती है ना उसको जो रोकता है, उसमें एक बीटा ब्लॉकर्स रोकते हैं, उसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रोक सकते हैं, उसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरासिल रोकता है। दीज आर द फ्यू थिंग्स विच कैन स्टॉप्स इट। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। रिवर्स T3 is metabolically inactive byproduct of the peripheral conversion of the T4 and its production is increased by the growth hormone and glucocorticoid। ग्लूकोकोर्टिकोइड और ग्रोथ हार्मोन RT3 की प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, वो इनएक्टिव है। T4 से दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, या T3 बन सकता है या RT3। जो RT3 है ये इनएक्टिव है और जो T3 सिंपल है वो एक्टिव है। हमें T3 चाहिए मेनली।
उसके बाद आप पढ़ते हो कि फंक्शन ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज है, थायराइड पेरोक्सीडेज ऑक्सीडेशन भी करवाता है, जो आई नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करता है। ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन, जब आयोडीन थायरोग्लोबुलिन से अटैच, कपलिंग MIT और DIT आपस में मिक्स हो रहे हैं। ओके। और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, इनहिबिटेड प्रोपाइल थायोयूरासिल और मेथिमाजोल। जो प्रोपाइल थायोयूरासिल और मेथिमाजोल है वो किस पे काम करते हैं, थायराइड पर ऑक्सीडेज पे, थायराइड पर ऑक्सीडेज में। उसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरासिल पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 पे भी काम करता है, पेरिफेरल कन्वर्जन को भी रोकता है प्रोपाइल थायोयूरासिल। उसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरासिल थायराइड पर ऑक्सीडेज को भी रोकता है। अगर थायराइड पर ऑक्सीडेज को रोकेगा तो हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन को भी रोक देंगे, कपलिंग भी रुक जाएगी, ऑर्गेनिफिकेशन भी रुक जाएगी। ओके। फिर उसके बाद आ जाता है वुल्फ चेकोफ इफेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एग्जाम्स कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज। उसमें ये होता है कि अगर आयोडीन आप ज्यादा दे देते हो ना, आपको पता है कि आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म थायराइड हार्मोन। अगर आप आयोडीन ज्यादा देते हो तो असूलन थायराइड हार्मोन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सडनली बहुत ज्यादा आयोडीन देते हो ना, तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या होता है, आपने बहुत ज्यादा आयोडीन दे दी तो एकदम से थायराइड की प्रोडक्शन वो रोक देगा थोड़ी सी। नॉर्मली आपको पता है कि अगर आयोडीन ज्यादा होती है तो थायराइड का बाय प्रोडक्ट ज्यादा होगा, थायराइड की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। लेकिन वुल्फ चेकोफ इफेक्ट क्या कहता है, ये प्रोटेक्टिव ऑटो रेगुलेशन है, जिसमें एकदम अगर आयोडीन आ जाती है बहुत ज्यादा, तो ये अपनी प्रोडक्शन को थोड़ी देर रोक देते हैं और देखते हैं कितनी आयोडीन आई कहाँ से है। ओके। फिर उसके बाद फंक्शन क्या है, आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। T3 एक्टिव फॉर्म है, ग्रेटर एफिनिटी होती है, ये ब्रेन की मैच्योरेशन, बोन ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन IGF के साथ। फिर बीटा एनर्जी, एड्रीनर्जिक इफेक्ट, आपको पता है हार्ट रेट इंक्रीज करता है, जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनका हार्ट रेट ज्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्ट्रांग होती है। ओके। सो आप इसलिए जो होता है बीटा ब्लॉकेज देते हो थायरोटॉक्सिक के केस में। बेजल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा करता है, ये बेजल मेटाबॉलिक बॉडी की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए जो थायराइड के लोग होते हैं उनकी बॉडी से हीट निकलती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा हो रहा था। और आपको पता है एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म द लास्ट एंड प्रोडक्ट इज हीट। आप कोई भी चीज करते हो, आप कोई भी मशीनरी यूज करते हो, लास्ट प्रोडक्ट इज हीट। हीट होती है, इसलिए बॉडी में क्या होता है, जब थायराइड होता है तो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है। जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा करने के लिए सोडियम पोटेशियम ATPase की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, वो जब होती है तो ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा यूज होती है। ATP ज्यादा यूज होने, ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा होगी, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा थायराइड हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, तो शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ये शुगर को इंक्रीज करता है। और लिपिड को कम करता है, लिपोलिसिस करता है, इसलिए जो हाइपर थायराइड के पेशेंट होते हैं उनका लिपिड टूटता जाएगा, लिपिड टूटता जाएगा, वो पतले होते हैं। हाइपर थायराइडिज्म में पतले होते हैं लोग, और उनका शुगर लेवल ज्यादा होता है। ओके। उसके अलावा स्टिमुलेट करता है सर्फेक्टेंट सिंथेसिस इन द बेबी, बेबी में इसका होना जरूरी है, अदरवाइज सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं होती और मसले मसाइल हो सकते हैं। मुझे बताएं कि इधर हेयर अप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, here up till now everything is clear, please tell in the chat section everything is linked, everything makes sense. Okay, so here up till now almost everything makes sense, right? बाकी भी बताएं, दो तीन बच्चों के अलावा बाकी भी बताएं, everything makes sense, सब समझ आ रहा है? ओके। आ रहा है, आई होप बाकी भी बता दें, सो तो नहीं गए? ओके। सब जा गए, मैं पूछता हूँ ताकि आप सो ना जाओ। ओके। रेगुलेशन हमें क्या थी, रेगुलेशन हमने वही पढ़ी कि थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है, वो क्या करते हैं, TSH की रिलीज को इंक्रीज करते हैं। TSH की रिलीज जब इंक्रीज होती है तो फॉलिकुलर सेल्स ज्यादा होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स ज्यादा होते हैं। उसके अलावा हमारे पास थायरो स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, जो कि ग्रेव्स डिजीज के अंदर होती है। ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स पे जाके एक्ट करती हैं और फॉलिकुलर सेल्स को ज़्यादा कर देंगी, बढ़ाएंगी, तो यहाँ पे गोइटर बन जाएगा ग्रेव्स डिजीज के अंदर। तो ये हम पैथोलॉजी पोर्शन में देखेंगे। नेगेटिव फीडबैक वही होता है, T3 का T4 से होता है, T3 T4 से नेगेटिव फीडबैक करती है। T3 T4 क्या करती है, ये ज्यादा हो गए हैं तो TRH की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, TSH की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ओके। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिक्रीज सेंसिटिविटी टू TRH, हाइपोथैलेमस डिक्रीज TRH सेक्रीशन। अच्छा, सही हो गया। आपके पास है कि हाइपोथैलेमस, अगर जो आपका हाइपोथैलेमस है ना, वो TRH की सिक्रीशन डिक्रीज कर देता है। ओके। TRH की सिक्रीशन डिक्रीज कर देता है अगर T3 T4 ज्यादा हो। फिर थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन इज इंपॉर्टेंट।
जो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है ना, वो बेसिकली ना थायराइड हार्मोन्स को बाइंड करती है। जो बाइंड थायरोक्सिन हार्मोन है ना, T3, लेट्स सपोज बाइंड है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ। जब T3 बाइंड होगी ना थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ, तो ये इनएक्टिव हो जाएगी, ये अभी इनएक्टिव है। तो बॉडी को क्या लगेगा कि मैं थायराइड कम है, तो बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा कि थायराइड को ज्यादा करो। तो अगर किसी पेशेंट में थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज्यादा होती है, ज्यादा थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती है, तो T3 ज्यादा बाइंड होगा थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ। और जो थ्री थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ एक बार अटैच हो गया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इनएक्टिव T3 जब होगा तो वो सिग्नल देगा कि मैं T3 कम हूं, तो फिर इसकी वजह से TSH और TRH का लेवल इंक्रीज होता है। तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन किन केसेस में ज्यादा होती है? इट कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट क्वेश्चन, यू शुड नो अबाउट इट। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इंक्रीज इन द प्रेगनेंसी, और ओवर द काउंटर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, सॉरी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे एस्ट्रोजन है, ये थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज्यादा करते हैं। जब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज्यादा होगी तो टोटल T3 T4 लेवल इंक्रीज करेगा। कैसे? क्योंकि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ने क्या किया, T3 T4 के साथ बाइंड किया। बॉडी को लगा कि मेरे पास T3 T4 कम हो गया, उसने हाइपोथैलेमस को कहा कि T3 T4 प्रोड्यूस करवाओ, तो उसने TSH रिलीज करवाया, T3 T4 की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। सो TBG अगर ज्यादा होती है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, तो ओवरऑल T3 T4 इंक्रीज होता है। क्योंकि कैसे? क्योंकि लेट्स सपोज पहले आपके पास 50 पड़ा हुआ था फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म में, अब आपके पास TBG आ गई 30, चलो 50 आ गई। अब जो 50 फ्री पड़ा हुआ था वो 50 इधर आके इसके साथ अटैच हो गया, बाकी उसने हाइपोथैलेमस से दोबारा से 50 अपना नया रिलीज करवा दिया। 50 उसने बाइंड कर लिया, 50 रिलीज करवा दिया, तो ओवरऑल बॉडी के अंदर T3 T4 लेवल ज्यादा हो गया। TBG अगर कम होता है, जैसे स्टीरॉयड यूज या नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसके अंदर प्रोटीन बॉडी से बाहर निकल रही होती है, उसमें कम होता है, तो इसमें उल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और T3 T4 आधा लिपोफिलिक हॉर्मोन्स होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं। ऑल्दो ये इस पे चार्ज होते हैं, अमाइनो एसिड इसके ऊपर चार्ज होते हैं, लेकिन स्टिल ये लिपोफिलिक होते हैं। आपको पता है जो चार्ज चीज होती है वो लिपोफिलिक नहीं होती, लेकिन ये फिर भी लिपोफिलिक होते हैं। इसको लेकिन स्पेसिफिक फैसिलिटेटेड ट्रांसफ्यूजन डिफ्यूजन चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टर। There are different scenarios which can ask in the boards in the different exams, that is height, जो आपको पता होना चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएंगे। आपको पूछा जाएगा आपके प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म किस तरह से देंगे। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म तब होगा जब आपका थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर रहा, बाकी सारे सिस्टम सेट है। आपको आपको पता है हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड है। अगर थायराइड ग्लैंड में मसला है तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म या प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, प्राइमरी कॉज। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला है तो सेकेंडरी होगा, ये आपने याद रखना। ओके, अगर प्राइमरी मसला है तो लेट्स सपोज पेशेंट का T3 और T4 कम है, T3 T4 कम है। ओके, T3 T4 कम है, वो इधर इधर का मसला है ना, तो इधर प्रोडक्शन कम हो रही है। इधर प्रोडक्शन कम होगी तो ब्रेन तो सही है, हाइपोथैलेमस भी सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी सही है। तो अगर किसी पेशेंट का T3 T4 कम है लेकिन TSH ज्यादा है, TSH ज्यादा है, क्योंकि T3 T4 कम नेगेटिव फीडबैक से TSH की प्रोडक्शन ज्यादा करवाएगा, तो आप कहोगे कि पेशेंट को प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। यानी इसको प्राइमरी साइट, यानी इसका थायराइड ग्लैंड है जो कि खराब है। एक पेशेंट है, उसका लेट्स सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड खराब है, पिट्यूटरी ग्लैंड खराब है, थायराइड उसका सही है, पिट्यूटरी खराब है। TRH ने रिलीज करवाया, TSH पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज नहीं कर पा रहा, TSH पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका क्या खराब है, पिट्यूटरी ग्लैंड खराब है, TSH की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। तो TSH लेवल ऐसे प्राइमरी जो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, TSH डिक्रीज होगा। फिर जो थायराइड ग्लैंड है, TSH कम है, TSH जब कम काम करेगा थायराइड ग्लैंड पे तो T3 T4 भी कम होगा। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसमें TSH कम हो, T3 कम हो, T4 कम हो, तो इसका क्या मतलब है, पेशेंट को सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसमें TSH ज्यादा हो, T3 और T4 कम हो, तो इसका मतलब है पेशेंट को प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। प्लीज टेल मी ये पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ यू पीपल आर क्लियर विद द concept of the primary hypothyroidism and secondary hypothyroidism? This point is clear? Everyone please tell.
ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक्चुअली वी हैव थ्री, आपने दो याद रखने हैं। आपने याद रखना है, एक हाइपोथैलेमस है और आपने एक याद रखना है थायराइड है। अगर किसी जो प्राइमरी ऑर्गन होता है जहां से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, अगर उसका डैमेज होगा ना तो आप कहते हो प्राइमरी मसला हुआ है। जैसे अगर किसी का थायराइड ग्लैंड खराब हो गया है, थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, तो ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म करवाएगा। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 कम होगा। T3 T4 जब कम होगा, वो सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है वो नॉर्मल रिस्पॉन्स में टीएसएच को ज्यादा करेंगे। टीएसएच ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर टीएसएच ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मसला तो ग्लैंड के अंदर डायरेक्ट है, प्राइमरी है। तो T3 T4 बेशक टीएसएच ज्यादा भी हो गया, वो ग्लैंड पे आके काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ग्लैंड खराब है। ये प्राइमरी मसला होता है। सेकेंडरी मसला क्या होता है, जो ग्लैंड को आके सिग्नल दे रहा था। यानी अगर किसी का एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला आता है ना, तो वो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कराएगा। वो टीएसएच का लेवल की प्रोडक्शन कम करेगा, टीएसएच लेवल T3 T4 की प्रोडक्शन कम करेगा। सो दिस इज हाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म वर्क। इसी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होगा, जब आपका थायराइड ग्लैंड खुद खुद ब खुद T3 T4 बहुत ज्यादा बनाने लग जाएगा, जैसे ग्रेव्स डिजीज। प्राइमरी मसला आपके थायराइड ग्लैंड में था। जब T4 T3 बहुत ज्यादा बनेगा, आपका ब्रेन कहेगा कि आपके ब्रेन को कहेगा मेरे पास बहुत T4 T3 है, तो वो टीएसएच का लेवल कम होगा। तो अगर किसी पेशेंट में टीएसएच का लेवल कम है, T3 T4 का लेवल ज्यादा है, इट मींस क्या है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। और सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म कब होगा, कि जब आपका जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है एक्चुअली वो टीएसएच के लेवल को इंक्रीज करता है, और वो टीएसएच के लेवल से T3 T4 इंक्रीज करता है। दिस इज हाउ सेकेंडरी एंड प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म इज इंपॉर्टेंट। अदर वेरी हायर कॉन्सेप्ट विच यू शुड नो हियर इज, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को पता होना चाहिए और जो मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि जो थायराइड का पेशेंट आता है, आप उसमें ज्यादातर T4 ड्रग देते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, वो आता है कि वो पूछता है कि एक पेशेंट है, उस पेशेंट को ना हमने क्या किया, उसका T3 कम था, उसका T4 कम था, लेट्स पॉज, और उसका टीएसएच क्या था, ज्यादा था। टीएसएच ज्यादा था। एक पेशेंट था, उसका T3 कम था, T4 कम था और टीएसएच ज्यादा था। यानी ये पेशेंट होगा प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का, उसका ये कम था। उस पेशेंट को हमने ना T4 ड्रग दे दी। हमने T4 ड्रग दे दी। अब उसको T4 जो लीवोथायरोक्सिन के नाम से आती है, वो ड्रग दे दी। अब उस ड्रग लेने के बाद T3 T4 टीएसएच पे क्या फर्क पड़ेगा। जब उसको T4 ड्रग देंगे ना तो क्या होगा, T4 का लेवल इंक्रीज होगा। जब T4 का लेवल इंक्रीज होता है तो आपको पता है T4 ही कन्वर्ट होता है T3 में। तो T4 T3 में कन्वर्ट होगा तो T3 का लेवल भी इंक्रीज होगा। जब T4 और T3 का लेवल इंक्रीज होगा, तो T4 T3 सिग्नल भेज के टीएसएच का लेवल डिक्रीज करवाएंगे। यानी अगर पेशेंट की पहले हालत ये थी और उसको T4 हम ड्रग देते हैं, तो एंड पे अगला उसका स्टेप में क्या होगा, T4 इंक्रीज होगा, T3 इंक्रीज होगा और टीएसएच डिक्रीज होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम इन दिस वे, राइट। सो दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट, कि किस तरह से आप अगर ड्रग देते हो वो किस तरह से सिनेरियो को चेंज कर देगा। अगर आपने उसको बाहर से ड्रग दी है तो वो किस तरह से उसके हॉर्मोन्स को वेरी करेगा। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, T4 आपने दिया तो ये हुआ। लेकिन वो कहता है कि एक सेम ऐसे ही पेशेंट था, सेम ऐसे ही पेशेंट था, उसमें T3 कम था, T4 कम था, टीएसएच ज्यादा था, टीएसएच ज्यादा था। ओके। अब इसमें आप देते हो, इसके अंदर अब आप T3 ड्रग देते हो, T3 ड्रग एडमिनिस्टर करते हो, तो क्या होगा, T3 ड्रग एडमिनिस्टर की तो T3 लेवल तो इंक्रीज करेगा। T4 को कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि T4 कैन बी कन्वर्टेड इनटू T3, बट T3 कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू T4। अगर आपने बाहर से T3 ड्रग दी है ना तो T3 लेवल तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन T4 का लेवल कम ही रहेगा, T4 का लेवल कम ही रहेगा। और T3 नेगेटिव फीडबैक दे के टीएसएच का लेवल को रिलेटिवली कम कर देगा। सो यहाँ पे यही वो बताते हैं, ट्राई थायरो आयोडीन। अगर आप T3 एडमिनिस्टर करते हो, वी विल हैव इंक्रीज T3, डिक्रीज T4
और डिक्रीज टीएसएच। मतलब एक पेशेंट था, उसका T3 कम था जब वो हमारे पास प्रेजेंट किया, उसका T4 भी कम था जब वो हमारे पास प्रेजेंट किया, उसका टीएसएच ज्यादा था जब वो हमारे पास प्रेजेंट किया। उसको आपने T3 ड्रग दे दी, T3 ड्रग दे दी। T3 ड्रग क्या करेगी, T3 लेवल को इंक्रीज करवाएगी, लेकिन T3 कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू T4, सो T4 लेवल कम ही रहेगा जैसे कम था पहले। और T3 जब ज्यादा हुई, उसने नेगेटिव फीडबैक देके टीएसएच के लेवल को कम करवा दिया। सो अगर आपसे वो कहता है T3 एडमिनिस्टर हुई, तो फिर वो इस तरह का इफेक्ट आएगा। अगर वो कहेगा T4 एडमिनिस्टर की, तो जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है उस तरह से इफेक्ट आएगा। प्लीज टेल मी दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, दिस concept is clear or not, this is how it can be asked in different exam questions। समझ आ गया है ना, कि T3 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू T4, बट इफ यू इंक्रीज द T4 लेवल इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू T3। ओके, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना था। पैराथायरॉयड हार्मोन, इसके बारे में दो चार पॉइंट ही है, ये इतना बड़ा नहीं है, बस फिर हमारा एंड हो जाएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्चुअली प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन ना हमारी बॉडी में क्या करना होता है, इसका काम क्या होता है, इसने कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना है ब्लड के अंदर। कैल्शियम को ब्लड के अंदर ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन इसने डिफरेंट जगह से करवानी है, कहाँ से करवा सकते हैं? जीआईटी से। ये जीआईटी से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाते हैं। ये इसके अलावा और कहाँ से करवा सकता है? ये उसके अलावा किडनी से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करवा सकता है। और बॉडी में और कहाँ कैल्शियम होता है? ये बोन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवा के ब्लड में ज्यादा करवाता है। इसका काम है कैल्शियम को ब्लड में ज्यादा करवाना। तो ये ब्लड से, बोन से, किडनी से और जीआईटी से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाता है। जीआईटी से कैल्शियम के साथ फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा करवाता है। बोन में भी कैल्शियम के साथ फॉस्फेट की ज्यादा अब्जॉर्प्शन करवाता है। सिर्फ किडनी ऐसी है जहां पे ये फॉस्फेट की एक्सक्रीशन ज्यादा करवाएगा, फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन को कम करेगा, फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन कम करेगा। तो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। ओके। और जो आपको इसको रेगुलेट करता है ना, जो पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन में भी फ्री और आयोनाइज्ड कैल्शियम। फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम जो होता है ना, सिर्फ वो है जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन को कंट्रोल करता है। सो वो क्या कहता है, वो ये कहता है फ्री कैल्शियम हमारे पास ब्लड में ज्यादा हुआ, प्राइमरी फंक्शन इसका ये है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करवाना है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन का टारगेट है कि मैंने कैल्शियम को ब्लड में इंक्रीज करवाना है। ये क्या करता है? इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन जीआई सिस्टम से। ये असल में क्या करता है कि ये जो आपके पास वन हाइड्रोक्सीलेज वाला स्टेप होता है ना, अल्फा वन हाइड्रोक्सीलेज वाला स्टेप होता है विटामिन डी की प्रोडक्शन में। पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी की प्रोडक्शन ज्यादा करता है। विटामिन डी की जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है, वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जीआईटी से ज्यादा करती है। सो एक्चुअली जीआईटी से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी की प्रोडक्शन ज्यादा करके करता है। तो जीआई से होगी। फिर कैल्शियम और फॉस्फेट को बोन से रीअब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। लेकिन मैंने बताया था कि जो फॉस्फेट होता है ना, वो किडनी से बाहर फेंकता है, वो प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से बाहर फेंक देता है। उसके अलावा पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर सकता है? पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ना, जब ज्यादा होता है, ये विटामिन डी की प्रोडक्शन ज्यादा करता है, और विटामिन डी की प्रोडक्शन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा करती है फ्रॉम जीआईटी। सो 1 to 5 D3 कैल्सिट्रायोल प्रोडक्शन बाय एक्टिवेटिंग 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। तो पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी की प्रोडक्शन ज्यादा करता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज पे एक्ट करके प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, ट्राई टू मेक D3 इन द पीसीटी। ये आप लोगों ने बस याद रखना है। बाकी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन जब ज्यादा हुआ तो सीरम कैल्शियम इंक्रीज करता है, सीरम कैल्शियम को, और फॉस्फेट को डिक्रीज करता है, क्योंकि फॉस्फेट को वो यूरिन में एक्सक्रीट होने देता है, क्योंकि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करता है किडनी से, लेकिन फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करता है किडनी से, फॉस्फेट एक्सक्रीट होता है किडनी से। फिर यूरिनरी फॉस्फेट आपके पास ज्यादा होगा। ओके, इंक्रीज यूरिनरी सीएमपी। जो रैंक एल रिसेप्टर्स होते हैं, ये ओस्टियोक्लास्ट पे जब एक्ट करते हैं, तो ओस्टियोक्लास्ट जो होता है वो टूटता है, टूट के कैल्शियम और फॉस्फेट को रिलीज करवाता है। सो ये बेसिकली रैंक एल को एक्टिवेट करता है, रिसेप्टर एक्टिवेटर जो है एनएफ के बी लाइगेंड के, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स के बाइंड्स रैंक रिसेप्टर ओस्टियोक्लास्ट पे करते हैं। और वहां पे ओस्टियोक्लास्ट आपको पता है जब काम करता है तो
बोन टूटती है, ओस्टियोक्लास्ट का काम है बोन को तोड़ना, जब बोन टूटती है तो कैल्शियम इंक्रीज होता है। बोन रिजॉर्प्शन, इंटरमीडिएट पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज कैन आल्सो स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन। जो पैराथायरॉयड हार्मोन अगर कंटिन्यूस कंटिन्यूस रिलीज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन रीअब्सॉर्ब द बोन। पल्सटाइल पल्सटाइल पैराथायरॉयड हार्मोन दे के आप फॉर्मेशन करवाते हो बोन की, यानी अगर कंटिन्यूसली पैराथायरॉयड हार्मोन दोगे ना तो बोन की रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी बोन टूटेगी। अगर आप पल्सटाइल पैराथायरॉयड हार्मोन दोगे तो बोन की फॉर्मेशन होगी। दिस पॉइंट इज क्लियर, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? Here up till now everything is clear. Here up till now everything is clear. ओके, सो नीचे वो क्या कहता है, वो कहता है जो आपके पास फोस्फेट थ्रेशिंग हार्मोन है, फोस्फेट को ये बॉडी से बाहर निकालता है। फोस्फेट थ्रेशिंग हार्मोन, पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड फंक्शन लाइक पीटीएच एंड इज कॉमनली इंक्रीज इन मैलिग्नेंसी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स और रीनल सेल कार्सिनोमा में पीटीएच लाइक प्रोडक्शन होती है। जब पीटीएच अगर इन कार्सिनोमा में पीटीएच की तरह की कोई चीज रिलीज होगी तो वो क्या करेगी, वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करवा देगी। तो कैल्शियम इस तरह के मेलिग्नेंसी के अंदर बॉडी के अंदर ज्यादा हो सकता है। तो यू शुड नो अबाउट इट। सो पीटीएच का फंक्शन आई होप आपको पता है। रेगुलेशन कैसे होती है, अगर सीरम में कैल्शियम कम होगा, सीरम कैल्शियम कम होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन को वो प्रोड्यूस करवाएगा। अगर सीरम फॉस्फेट कम होगा, सीरम फॉस्फेट कम होगा सीरम फॉस्फेट कम होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन की वो प्रोडक्शन डिक्रीज करवाएगा, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन सीरम फॉस्फेट को क्या करती है, कम करती है। तो ऑपोजिट इफेक्ट आएगा, सीरम फॉस्फेट को कम करती है, सीरम फॉस्फेट कम है तो बॉडी को फॉस्फेट चाहिए तो पैराथायरॉयड कम करवाना है, पैराथायरॉयड कम करवाएंगे तो फॉस्फेट अब्जॉर्ब होगा। तो आपको पता है कि इसका इन्वर्स इफेक्ट है कि कैल्शियम अगर कम है तो हमें पैराथायरॉयड को रिलीज करवाने की जरूरत है, कैल्शियम कम है पैराथायरॉयड रिलीज होगा। अगर फॉस्फेट कम है तो पैराथायरॉयड डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम जो है वो पैराथायरॉयड अब्जॉर्ब करवाता है और फॉस्फेट पैराथायरॉयड एक्सक्रीट करवा रहा होता है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है सीरम मैग्नीशियम का, ये आपने बस खुद याद कर लेना है, इसके डिफरेंट थ्योरीज हैं। वो कहते हैं जैसे सीरम मैग्नीशियम जब थोड़ा सा कम होता है ना, दो है, एक है थोड़ा सा कम, एक है ज्यादा कम। अगर सीरम मैग्नीशियम थोड़ा सा कम होता है ना तो वो पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा करता है, क्योंकि जब थोड़ा सा मैग्नीशियम कम होता है साथ ही थोड़ा सा कैल्शियम भी कम हुआ होता है तो वो क्या करता है, वो फौरन पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज करवा देता है। जो किडनी से प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनीज की, वहां से मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा के अपने आप को पूरा कर देता है और पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है, सेम जैसे कैल्शियम करवा रहा है। कैल्शियम भी पैराथायरॉयड को इंक्रीज करवाता है जब कम। लेकिन जब बहुत ज्यादा मैग्नीशियम कम हो जाए ना, जब एक्सट्रीम मैग्नीशियम कम हो, ज्यादा मैग्नीशियम जब कम होता है ना तो एक्चुअली मैग्नीशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। जो मैग्नीशियम है वो रिलीज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन में हेल्प करता है। जब बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो जाए ना मैग्नीशियम में तो रिलीज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं हो पाती, तो रिलीज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन जब नहीं हो पाती तो उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। ये डिफरेंट थ्योरीज है। एक थ्योरी क्या है कि अगर थोड़ा सा मैग्नीशियम कम है, थोड़ा सा मैग्नीशियम कम है तो वो उसमें कैल्शियम भी कम होगा, वो किडनी से मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा करवाएगा और पीटीएच को की प्रोडक्शन ज्यादा कर देगा। अगर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम कम है, अगर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम कम है तो उस केस के अंदर वो क्या करवाएगा, वो पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन को सॉरी पैराथायरॉयड की प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द पैराथायरॉयड। बहुत ज्यादा मैग्नीशियम अगर कम हो जाएगा तो मैग्नीशियम नहीं होगा जो पैराथायरॉयड को रिलीज ना करवा सके। ये आपको पॉइंट ना खुद याद करना पड़ेगा, बस याद रख लें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का सेम ट्रेंड है लेकिन सिवियरिटी के अंदर ऑपोजिट ट्रेंड है, ये देख लेना। मैग्नीशियम कम कब होता है किन डिजीजेज में, डायरिया में हो सकता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं तब हो सकता है, डायोरेटिक मैग्नीशियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज करते हैं, अल्कोहल आपको पता है डायूरेसिस करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाते हैं, मैग्नीशियम निकलता है। कैल्शियम इज एक्चुअली द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, दिस इज वेरी हायर थिंग यू शुड नो बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन डिफरेंट डिजीजेज इन द फ्यूचर। सो पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में आप देखो, पैराथायरॉयड क्या करती है, डिक्रीज आयनाइज कैल्शियम
एक्टिविटी, इंक्रीज फॉस्फेट जब होता है, डिक्रीज ये, जब ये तीन चीजें होती हैं तो पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, क्योंकि बॉडी को है कि अब मेरे पास कैल्शियम कम है, अब मुझे पैराथायरॉयड रिलीज करवाना है। वो पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड पे काम करेगी, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करवाएगी। पैराथायरॉयड हार्मोन अब आगे क्या करेगा, उसने बोन पे काम करना है या इंटेस्टाइन पे काम करना है या रीनल पे, किडनीज पे वो जब काम करता है, किडनी से वो क्या करता है कि विटामिन डी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, और फॉस्फेट को एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। ये उसका काम है। उसके अलावा जो पीटीएच है रीनल के अलावा, वो विटामिन डी को वन अल्फा हाइड्रोक्सीलेज पे काम करेगा। वन अल्फा हाइड्रोक्सीलेज पे पैराथायरॉयड काम करता है। या जब फॉस्फेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए, फॉस्फेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तब भी आपको पता है बहुत ज़्यादा अगर फॉस्फेट कम है तो हमें पीटीएच कम करना पड़ता है। फॉस्फेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वन अल्फा हाइड्रोक्सीलेज इस पे काम करके जो विटामिन डी बनवाएगा। विटामिन डी जो हमारे पास है, विटामिन डी हमारे पास क्या करेगा, दो काम करता है बोन में से, बोन की कैल्शियम और फॉस्फेट रिलीज फ्रॉम द बोन इंक्रीज करवाएगा। ओके, बल्कि सॉरी, विटामिन डी बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। लेकिन जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो खुद डायरेक्टली क्या करता है, वो बोन में कैल्शियम एंड फॉस्फेट को रिलीज करवाता है, बोन को तोड़ता है। लेकिन जो विटामिन डी है वो बोन को बनाने में हेल्प करता है। जो इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, वो एब्जॉर्प्शन करवाती है कैल्शियम और फॉस्फेट की। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। सिंपल मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, आपने याद रखना है। जीआईटी में कैल्शियम और फॉस्फेट अब्जॉर्ब होता है, बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट टूट के रीअब्जॉर्प्शन होती है। जो किडनी है बस उसमें पीटीएच क्या करती है, कैल्शियम को इंक्रीज करवाती है, फॉस्फेट को एक्सक्रीट करवाती है, एक्सक्रीट करवाने की वजह से वो डिक्रीज होता है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो कैल्शियम हीमोस्टेसिस में आपको यही पता होना चाहिए कि प्लाज्मा कैल्शियम एग्जिस्ट तीन फॉर्म में करता है, आयोनाइज, बाउंड टू एल्ब्यूमिन एंड बाउंड टू एनाइन। ओके, ओके, फिर उसके बाद जो बाउंड टू आयोनाइज फॉर्म है, आयोनाइज और फ्री फॉर्म है, एक्चुअली यही कैल्शियम होता है जो कि हीमोस्टेसिस को मेंटेन करता है, दैट इज एक्टिव फॉर्म। जो आयोनाइज या फ्री फॉर्म है ये एक्टिव कैल्शियम है, दैट इज एक्टिव कैल्शियम। आयोनाइज फ्री कैल्शियम इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। और ऑल्टर अगर पीएच और पीटीएच सेक्रीशन, पीएच ऑल्टर हो तो पीटीएच सेक्रीशन ऑल्टर होती है। क्यों ऑल्टर होती है, जो कैल्शियम है कंपीट करते हैं विद हाइड्रोजन टू बाइंड द एल्ब्यूमिन। जो एल्ब्यूमिन है ना, एल्ब्यूमिन पे या कैल्शियम बाइंड हो सकता है या हाइड्रोजन बाइंड हो सकता है। अब किसी की पीएच लेट्स सपोज कम हो गई है, पीएच कम हो गई है, पीएच कम मतलब एसिडिक। जब पीएच कम होती है तो आपको पता है हाइड्रोजन ज्यादा होता है। अगर हाइड्रोजन ज्यादा हो गया तो हाइड्रोजन क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा, हाइड्रोजन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाएगा। हाइड्रोजन जब एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाएगा तो फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम इंक्रीज कर जाएगी। फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम जब इंक्रीज कर जाएगी तो वो पीटीएच को डिक्रीज कर देगी। तो ये अगर हम पढ़ते हैं किसी की पीएच कम में, देखें पीएच कम, मोर हाइड्रोजन, ज्यादा हाइड्रोजन। जब ज्यादा हाइड्रोजन, एल्ब्यूमिन बाइंड लेस टू कैल्शियम, क्योंकि एल्ब्यूमिन हाइड्रोजन से ज्यादा बाइंड हो जाएगी। जब एल्ब्यूमिन कैल्शियम से कम बाइंड होगी, हाइड्रोजन से ज्यादा बाइंड होगी, तो कैल्शियम बाइंड फॉर्म में हमें का फायदा नहीं देता, बाइंड फॉर्म में वो इनएक्टिव है, बाइंड फॉर्म में नहीं होगा। एल्ब्यूमिन अब बाइंड हो गया हाइड्रोजन से तो कैल्शियम फ्री है, फ्री कैल्शियम हमारे पास इंक्रीज हो गया है। आयोनाइज कैल्शियम यानी फ्री कैल्शियम हमारे पास इंक्रीज हो गया। जब आयोनाइज कैल्शियम और फ्री कैल्शियम इंक्रीज हो गया तो पैराथायरॉयड हार्मोन वो डिक्रीज करेगा, वाइस वर्सा, ऑपोजिट केस में ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, सो लो कैल्शियम आपको पता है कि पैरास्थीजिया कॉज करवा सकता है, क्रैम्प्स करवा सकता है, पेन करवा सकता है। कैल्सीटोनिन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई फॉर द एग्जाम। बस ये आपको पता होना चाहिए, पैराफोलिकुलर सेल जो कि थायराइड ग्लैंड में होते हैं, उधर से ये रिलीज होता है और इसका पीटीएच से ऑपोजिट फंक्शन होता है। कैल्सीटोनिन अपोज द एक्शन ऑफ पीटीएच, नॉट इंपॉर्टेंट इन कैल्शियम हीमोस्टेसिस। कैल्शियम हीमोस्टेसिस में द मोस्ट हाई यील्ड एंजाइम और जो हार्मोन, दैट इज कैल्शियम। और ग्लूकागोन इज द लास्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, थ्री लाइंस। हमने पढ़ा था ये अल्फा सेल से पेंक्रियास के प्रोड्यूस होता है, और ग्लूकागोन आपको पता है इंसुलिन से ऑपोजिट काम करता है।
इंसुलिन से ऑपोजिट काम करता है। सो इट एक्चुअली, इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को स्टोर करती है, ग्लूकोज लेवल को कम करती है। ग्लूकागोन ग्लूकोज को ज्यादा करेगा। कैसे ज्यादा करेगा? आप ग्लूकोजिनोलाइसिस करेगा। ग्लूकोजिनोलाइसिस होगी तो ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज रिलीज होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, ग्लूकोज जब बनेगी, प्रोटीन वगैरह से ग्लूकोज बनेगी, ग्लूकोज लेवल ज्यादा करेगा। ग्लूकागोन एक्चुअली ऑपोजिट टू इंसुलिन, यानी ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा करता है। ग्लिपोलिसिस, कीटोजेनेसिस जो पाथवेज है उसके थ्रू ये ग्लूकोज लेवल को ज्यादा करेगा। बेसिकली इट एलिवेट्स द ब्लड लेवल, मेंटेन हेमोस्टेसिस व्हेन ब्लड स्ट्रीम ग्लूकोज लेवल इज टू लो। हम ग्लूकागोन तब रिलीज होगा जब ब्लड शुगर लेवल कम होगा, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा करता है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा करता है। रेगुलेशन, हाइपोग्लाइसीमिया होगी तो ग्लूकागोन रिलीज होगा। इनहिबिशन, इनहिबिट, इंसुलिन जब ज्यादा होगी तो वो ग्लूकागोन को इनहिबिट करवाएगी। ओके। उसके अलावा अमाइलिन, सोमेटोस्टेटिन, हाइपरग्लाइसीमिया, ये सारी चीजें ग्लूकागोन को इनहिबिट करवाती है। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट पे को बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी हो गई है, बीटा ब्लॉकर ज्यादा दे दिया, तब भी आप ग्लूकागोन देते हो, ग्लूकागोन टू मैनेज। अगर किसी को बहुत ज्यादा इंसुलिन आपसे गलती से लग गई है, इंसुलिन अगर आप बहुत ज्यादा किसी पेशेंट को लगा दिया है, तो उसका एंटीडोट पे भी आप ग्लूकागोन देते हो। सो दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन का कुछ पार्ट। ओके। So here up till now everything is clear. Now just we will be going to revise the portion quickly. ओके। अब हम इसको क्विकली रिवाइज करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या आपको हाई यील्ड पता होना चाहिए। व्हाट आर द हाई यील्ड थिंग, हाउ इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम क्वेश्चन। सो if you study here, so in the endocrinology portion, first of all you know कि hypothalamus is responsible, कि वो सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जब हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन रिलीज होता है। सिर्फ डोपामीन ऐसा है जो प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। इस वजह से अगर आपका हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाएगा तो प्रोलेक्टिन लेवल विल इंक्रीज। हाई यील्ड क्वेश्चन। देन एडीएच के बारे में आपको बस इंपॉर्टेंट ये बताना चाहिए, जो अल्कोहल है वो एडीएच की प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, और उसकी वजह से पॉलीयूरिया और डिहाइड्रेशन होती है पेशेंट के अंदर। डोपामीन के बारे में फिर डी जीएनआरएच जो होता है वो ऐसे जो आपका गोनेडोट्रोफिक हार्मोन होता है, वो एलएच और एफएसएच की प्रोडक्शन को कम करता है अगर कंटिन्यूस तो। लेकिन अगर पल्सटाइल वे में देते हो तो एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन को ज्यादा करता है। फिर एमएसएच जो आपके पास एसीटीएच है, और मेलानोकॉर्टिक हार्मोन होता है, ये दोनों एक ही प्रोप्रियो मेलानोकॉर्टिन, एक ही प्रिकर्सर से जनरेट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये अगर मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोगों ने अब इसको बैठ के खुद पढ़ना है। मैं इसके बारे में बस हाई दो चार पॉइंट ही बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। ओके। ग्रोथ हार्मोन के बारे में सच कोई चीज़ नहीं है। एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लड पे एक इसका कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट होता है जब V1 पे एक्ट करता है, और V2 पे जब एक्ट करता है तो वो एक्वापोरिन्स के थ्रू वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है। ओके। सो ये एक बात पता। प्रोलेक्टिन के बारे में हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया है कि प्रोलेक्टिन, डोपामीन जो है वो प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। अगर प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो वो क्या करवा देती है, इनफर्टिलिटी करवा सकती है, एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हो सकती है, जीएनआरएच की प्रोडक्शन डिक्रीज करवाती है। ओके। सो ये हमने पढ़ा। थायराइड हार्मोन के बारे में आपको सारे हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से सबसे पहले हमारे पास वो आयोडीनेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, फिर हमारे पास किस तरह से ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग, ये सब कुछ होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए थायराइड हार्मोन। फिर आपको थायराइड हार्मोन की पता होना चाहिए कि सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 लेवल इंक्रीज और डिक्रीज, ये आपको सारा अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर ड्रग T4 देते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, T3 देते हैं क्या इफेक्ट आएगा। फिर आपको पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए कि कैल्शियम इज द मेन रेगुलेटर एक्चुअली, बस। बाकी उसके हिसाब से सब कुछ सोचना है। मैग्नीशियम के बारे में पता होना है कि बहुत कम मैग्नीशियम करेंगे तो पैराथायरॉयड की सिक्रीशन कम करता है। बाकी कैल्शियम हीमोस्टेसिस में ये याद रखना है, जो फ्री कैल्शियम होता है ना, वही काउंट होता है। जो फ्री कैल्शियम हमारे पास पड़ा होता है वो हीमोस्टेसिस। अगर फ्री कैल्शियम ज्यादा है तो पैराथायरॉयड कम होगा, अगर फ्री कैल्शियम कम है तो पैराथायरॉयड की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।